संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 में भाषा विज्ञान की भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण इत्यादि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा की क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या कहते हैं। भाषा की परिभाषा कपिल द्वारा रचित है ये। स्फुटवाक् कर्णोपातो भावाभिव्यक्ति साधकः संकेतितो ध्वनिव्रातः सा भाषेतु उच्यते बुधेः। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा जो है वो यादृच्छिक और वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है, संकेतितो ध्वनि व्रातः, जिसके द्वारा मानव पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस परिभाषा में हम 4 बातों पर विशेष रूप से देखना है। भाषा एक पद्धति है, संकेत के रूप में होती है और वाचिक ध्वनि संकेत है। भाषा यादृच्छिक अर्थात ऐच्छिक रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। ये भाषा की परिभाषा है और जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। तो हमें भाषा के अनेक रूप प्राप्त होते हैं, जिसमें 4 आधार बनाए गए हैं। एक तो इतिहास, भूगोल, प्रयोग और निर्माता के आधार पर हम भाषा के रूप में जाते हैं। केवल हमें मुख्य चीज़ें पढ़नी है। अब हमें देखने की भाषा के 2 पक्ष होते हैं, आश्रय होते हैं, जिसके आश्रय में रहकर हमारी भाषा का स्वरूप होता है। एक वक्ता होता है, एक श्रोता। वक्ता यानी कि जो बोलने वाला होता है, श्रोता अर्थात जो सुनने वाला होता है। इस प्रकार से भाषा के 2 आश्रय उपस्थित होते हैं। और भाषा के जो 3 पक्ष की भी चर्चा हुई है, ये आई है कि भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान प्रोफेसर द सोस्यूर ये ने एक अपनी पुस्तक लिखी, जो इस पुस्तक का नाम है कूर द लिंग्विस्टिक जॉन जेनी रॉल ने भाषा के 3 पक्षों का उल्लेख किया है। वो 3 पक्ष हैं व्यक्तिक पक्ष, सामाजिक और सार्वभौम पक्ष। ये छोटी चीज़ें हमें जाननी अति आवश्यक है, क्योंकि ये परीक्षा में आ जाती है। अब भाषा की विशेषताएं जैसे द्वैतता, उत्पादन क्षमता, यादृच्छिकता, प्रेषण और ग्रहण में परस्पर परिवर्तनीयता, भाषा में विशेषीकरण, भाव अभाव, मूर्त अमूर्त का द्योतन, सांस्कृतिक परंपरागत। तो ये हमारी क्या है, भाषा की परिभाषाएं हैं। आगे हम चलते हैं। भाषा की और भी बहुत सारी परिभाषाएं और लक्षण दिए हैं, तो जिसे मैंने एक पुस्तक में लिखा, एक नोट्स बनाए हैं। अब हमारा टॉपिक है भाषा का वर्गीकरण। तो जो भाषा का जो वर्गीकरण है वो आकृति मूलक और पारिवारिक रूप से 2 भागों में विभाजित है। तो देखते हैं कि वो जो पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण किस तरह से किए गए हैं।
और ये जो है भाषा विज्ञान के रूप में, तो एक बार इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसका ही सर्वप्रथम उच्चारण होता है। भाषा विज्ञान एक यौगिक शब्द है और उसके 4 अंग हैं: ध्वनि विज्ञान, पद, वाक्य और अर्थ विज्ञान। और जो वाक्य विज्ञान है वो 3 रूपों में हमें प्राप्त होता है: वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से पक्ष होते हैं। और पतंजलि भी हम बताते हैं कि इसकी परिभाषा के रूप में व्यक्तवाची वर्णा येषा ता इमे व्यक्त वाचा, ये महाभाष्य में आया है। दंडी ने काव्यदर्श में कहा है कि इदम अंधतम कृतसन्नम भुवन त्रयम। अब पढ़ते हैं हम जो भाषाओं का जो वर्गीकरण है। विश्व की जो भाषाएं 2 भागों में विभाजित हैं। किसकी? संपूर्ण विश्व की, आकृति मूलक और पारिवारिक। ये जो पारिवारिक है ये 18 भाषा परिवारों में विभक्त है। इसमें अर्थ तत्व और रूप तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन आकृति में क्या होता है? केवल रूप तत्व होता है। इसको हम याद रखेंगे, ता से याद रखेंगे। मैंने एक ट्रिक बनाई है, ता यानी आकृति यानी कि रूप, और पारिवारिक अर्थ तत्व और रूप तत्व। तो जानेंगे हम आकृति मूलक वर्गीकरण को क्या कहते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इसको रूपात्मक, रचनात्मक, पदात्मक भी कहते हैं। इसमें केवल रचना तत्व पर ही ध्यान देते हैं। इसमें शब्द के बाह्य रूप पर ध्यान दिया जाता है। यह शब्द प्रधान और रचनात्मक इसमें मुख्य तत्व होते हैं। तो आकृति मूलक वर्गीकरण भी क्या है? कई भागों में विभाजित है। जैसे श्लेगल ने कहा कि यह तो 2 रूपों में विभाजित है। और ये जो मत है सर्वप्रथम दिया था श्लेगल ने, वो अपने 3 पार्ट ने 4 वर्ग रखे, जिसमें से श्लेगल का वर्ग ही मान्य है। इन्होंने भाषा को सर्वप्रथम बांटा था। आगे ग्रीम, श्लाइसर भी आते हैं जिन्होंने 3 भागों में बांटा। बढ़ते हैं अयोगात्मक और योगात्मक। ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण है इसका भी 2 भागों में हमें विभाजन प्राप्त होता है, अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक में आता है देखो अर्थ तत्व और रूप तत्व की, ठीक है, मतलब अर्थ यानी प्रत्यय, ये जा समझेंगे। और जो प्रकृति है और रूप, इनमें इनका कोई संबंध नहीं होता, अयोगात्मक, ठीक है, टूट चुका है। और योगात्मक यानी कि जो जुड़ चुका है। तो इसमें अर्थ तत्व और रूप तत्व की प्रधानता होती है। यहाँ पे जो अयोगात्मक जो है, जो अर्थ यानी कि प्रकृति, जो प्रकृति है वो अर्थ के रूप में है, और जो रूप है वो प्रत्यय के रूप में है। यानी कि अर्थ और क्या है, प्रत्यय प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन इसी के नीचे मतलब जो होगा ना, अर्थ तत्व और रूप तत्व का जो बात है, वहाँ पर धातु और प्रत्यय का वर्णन आता है। तो योगात्मक में धातु और प्रत्यय का मिलन होता है। अब देखो इसमें ये मैंने शॉर्ट में बनाया, इसकी अब डेफिनेशन भी हम पढ़ लेंगे। तो इसमें प्रकृति तत्व यानी कि अर्थ तत्व और प्रत्यय यानी कि संबंध तत्व का योग ही नहीं होता। इसमें क्या होता है, प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, और वह अपने मूल में ही रहते हैं। इसमें कर्ता क्रिया कर्म का स्थान निश्चित होता है। इनको धातु, मूल, पृथक, निरव्यय, स्थान प्रधान भी कहते हैं। यानी कि इनके क्या क्या नाम मिलेंगे आपको? धातु मिलेगा, मूल, पृथक, निरव्यय, स्थान इत्यादि, और एकाक्षरी निपात प्रधान योग भी इसको कहते हैं। इसकी जो प्रतिनिधि भाषा है वो चीनी भाषा है। और अन्य गौण भाषाएं में सयामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी, अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, ये सब इसमें भाषाएं प्राप्त होती हैं, मलय इत्यादि। अब पढ़ते हैं योगात्मक में। अब योगात्मक में क्या होगा, जो प्रकृति तत्व और प्रत्यय है उसका विधान रहता है।
और संपूर्ण विश्व में हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके भी 3 भागों में विभाजित किया, अशिष्ट, शिष्ट और प्रशिष्ट। और अशिष्ट जानेंगे कि यह प्रत्यय प्रधान होती है, और उसके बाद है विभक्त, शिष्ट यानी कि विभक्ति, प्रशिष्ट समास। पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रशिष्ट भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे समास। और अशिष्ट का प्रत्यय और श्लिष्ट का विभक्ति। तो अशिष्ट यानी कि प्रत्यय। क्या कह रहे हैं कि ये इसमें जो प्रकृति तत्व और प्रत्यय को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अशिष्ट यानी कि शिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। तो ये कैसा, तिल और तंडुल न्याय के समान होता है। इसमें क्या चलता है संबंध, तिल और तंडुल न्याय के समान। अब जो अशिष्ट है ये भी 4 भागों में विभाजित होती है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक। और चलो पहले पूर्व योगात्मक को जानेंगे कि इसमें प्रकृति से पहले ही प्रत्यय जुड़ता है। पूर्व यानी पूर्व ना पहले। अब यहाँ पे हमने देखो प्रत्यय की चर्चा की है, मतलब प्रत्यय और अर्थ तत्व, प्रकृति और प्रत्यय की ही चर्चा की, दोनों चीज़ें जानेंगे, प्रकृति और प्रत्यय चर्चा हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले से ही प्रत्यय होता है। इसमें बांटू परिवार की भाषाएं आती हैं, जुलू काफिर भाषा आती हैं, जैसे उगु एक वचन का है, अन्नतु मनुष्य, उमंतु एक वचन। अब मध्य योगात्मक, इसमें जब क्या होगा, जो आपका जो प्रकृति है वो मध्य में आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों के मिलकर दोनों का ही इसमें योग होगा, प्रकृति और प्रत्यय का। तो इसमें क्या होगा, प्रकृति से पहले प्रत्यय होगा और यहाँ पर मध्य में होगा। जैसे मझी, इसका अर्थ होता है मुखिया, पा यानी बहुवचन, म पझी मुखिया लोग। और इसकी जो प्रतिनिधित्व भाषा है वो सांथाली है। अंतः योगात्मक भाषा, इसमें प्रकृति के अंत में प्रत्यय आते हैं। और इसकी जो प्रतिनिधि भाषा है वो तुर्की और कुछ अन्य भाषाएं हैं, यूराल, अल्टाई, द्रविड़ परिवार इत्यादि। अब आते हैं पूर्वांत योगात्मक, इसमें है प्रकृति के ही पहले और अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, मतलब दोनों तरह से जुड़ेंगे। पूर्वांत लिखा है पहले भी और बाद में भी, जैसे मनफ, मनफ यानी कि सुनने में जो जा और उ जुड़कर, ये देखा ना जा, मनफ में जा और उ जुड़कर, जा मतलब जो जा का अर्थ मनफ, अफ और उ बनता है, मैं तेरी बात सुनता हूँ, इसका अर्थ है। तो उदाहरण न्यू ग्रीक मफोर भाषा का ये वाक्य मतलब शब्द है, मतलब वर्ण तो यहाँ पर एक है, लेकिन अगर इसका जो अर्थ निकला, मैं तेरी बात सुनता हूँ, मनफ है नहीं, सुनना। अब आता है नंबर 2 की जो शिष्ट भाषा थी, क्या थी हमारी शिष्ट भाषा थी, योगात्मक। और फिर आता है प्रशिष्ट। तो ये तो हमने प्रशिष्ट के बारे में जाना। अब जानते हैं अशिष्ट, शिष्ट भाषा में, यानी कि विभक्ति प्रधान। इनफ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग ही नहीं कर सकते। शिष्ट होता है ना चिपका हुआ, इसमें हम अलग ही नहीं कर सकते। और इसका जो संबंध क्या था, नीर छीर न्याय, उसमें कैसा था, तिल और तंडुल के समान, और इसमें नीर छीर के समान। ये भी 2 भागों में, अंतर्मुखी और बहुमुखी। तो अंतर्मुखी को जानेंगे, इसमें क्या संबंध की प्रधानता होती है, प्रत्यय ही जुड़ता है, प्रकृति के मध्य में घुल मिल जाते हैं। इसके भी उन्होंने 2 भाग बताए, संयोगात्मक, इनमें अलग से संबंध तत्व लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और वियोगात्मक में क्या होता है, इसमें शब्दों को अलग से संबंध लगाए जाते हैं। वियोगात्मक यानी कि अलग से संबंध लगाए जाते हैं। अब आता है इसी का दूसरा भाग, बहुमुखी। इसमें जो प्रत्यय प्रकृति के ही अंत में लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रकृति के अंत में। और 2 भागों में ये भी बटी है, जैसे अपनी अंतर्मुख्य थी संयोगात्मक और वियोगात्मक, ऐसे ही यहाँ पर संयोगात्मक के रूप में क्या संबंध तत्व प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे संस्कृत के सुप, तिगंत इत्यादि। और वियोगात्मक इसमें संबंध प्रकृति से अलग लगते हैं, जैसे हिंदी में कारक चिन्ह, सहायक क्रिया इत्यादि। अब तीसरा भाग है प्रशिष्ट योगात्मक। इसमें प्रकृति और प्रत्यय इतने घनिष्ठ रूप से मिले होते हैं कि हम इनको अलग ही नहीं कर सकते, ना ही पहचान पाते। जैसे दधी और घृत। अब दूध और घी को हम बिल्कुल भी अलग ही नहीं कर सकते। दूध में अगर घी मिला दिया जाए
दधी और जो घृत लिखा है ना, दधी घृत घी को मिला दे, क्या वो अलग होंगे? नहीं। तो ऐसा है। अब इसका दूसरा भाग, मतलब ये भी 2 भागों में विभाजित है। पूर्ण प्रशिष्ट योगात्मक, ये इसके में को परिवार की भाषा है। इसको पूर्ण समास प्रधान भी कहते हैं। इसमें शब्द वाक्य के समान व्यवहार करते हैं। शब्द कैसे होते हैं? वाक्य के समान चलते हैं। और आंशिक प्रशिष्ट, ये बास परिवार की भाषा है। इसको अंशतः समास प्रधान भाषा कहते हैं। कैसे होते हैं? इसको समास प्रधान, इसको तो पूर्ण समास कहेंगे, और यहाँ इसको अंशतः समास प्रधान, यानी कि समास की कमी प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा अपनी जो भाषा है आकृतिमूलक 4 भागों में विभाजित है: अयोगात्मक, अशिष्ट, शिष्ट और प्राशिष्ट। आकृतिमूलक ये मैंने देखो एक शॉर्ट में बनाया है, इसको भी आप देख लेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं पारिवारिक वर्गीकरण की तरफ। पारिवारिक वर्गीकरण, जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या है? अर्थ तत्व और रचना तत्व को मिलाया जाता है और इसको ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि किसने कितने भागों में इसको बांटा है। 1882 में विलियम वान हमरोल्ड, जो कि जर्मन के विद्वान थे, कहा कि ये तो 13 भागों में बटी है। गिरे ने 26, फ्रेडरिक मुलर 100, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी 13, पार्टरीज 13, डॉक्टर अमर बहादुर 13 और डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा 18। यही सर्वमान्य है। इसी के मानते हुए भाषा परिवार को 4 खंडों में बांट दिया। अब वो देखेंगे कैसे। सबसे पहले कहा कि यूरेशिया, अर्थात यूरोप और एशिया में बोले जाने वाली जो भाषा है उसके 10 खंड आपको प्राप्त होंगे। फिर आता है अफ्रीका खंड। अफ्रीका खंड में 3 आते हैं और प्रशांत महासागर का 4 और अमेरिका अकेला। तो इस प्रकार ये मिलाकर 18 भाषा परिवार बन जाते हैं। अब देखते हैं कि अपना यूरोप और एशिया यानी कि यूरोशिया में बोले जाने वाले 10 खंड परिवार कौन से हैं? तो भारत यूरोपीय परिवार, द्राविड़ परिवार, बुरु शक्की परिवार, काकेशी परिवार, यूराल अल्ताई, चीनी, जापानी, कोरियाई, अत्युत्तरी यानी हाइपरबोरी, बास्क परिवार और सामी हामी। यह अफ्रीका महाद्वीप में इसको प्रयोग होता है। अब देखो अफ्रीका खंड में 3 भाषा आते हैं: सुडानी, बांतू, होतेन तो जो कि बुशमेनी परिवार है। प्रशांत महासागर में 4 हैं: मल्ले, पोलिनेशियाई, पापुई, ऑस्ट्रेलियन, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और अंतिम अमेरिका खंड, केवल इसमें अमेरिका। इस प्रकार से टोटल 18 भाषा परिवार हैं। और पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? 4 हैं: स्थान सामीप्य, शब्द सामीप्य, व्याकरण सामीप्य और ध्वनि सामीप्य। इस प्रकार से इसके 4 आधार बने हुए हैं। तो ये हमारा हो गया कि भाषाओं का वर्गीकरण, आकृतिमूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।